नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के पहले अध्याय जहाँ पर हम प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे। इस अध्याय को मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा और आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है, सुनना है और आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जहाँ भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें दिखें या मैं बताऊँ आप उन्हें नोट कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को एकदम से ना देखें, थोड़ा रुक कर आधा घंटा 20 मिनट अपनी क्षमता के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और आपका ध्यान भटकने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं सीधे तौर पर इस लेक्चर को या फिर इस क्लास को पढ़कर ही सुनाऊंगा और उसके अलावा मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर वीडियो की जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम पहले इस अध्याय को सामान्य तौर पर पढ़ें एक बार, फिर उसके बाद हम नोट्स बनाएं और फिर हम उन नोट्स को देखें। तो आप नोट्स बनाइए, फिर आगे के वीडियो में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इन क्लासेस के नोट्स भी आपके लिए लाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। अब देखिए प्रारंभिक समाज, इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें हम यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियां और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप हम यह भी देखेंगे, यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृतियों का विकास अलग अलग समय में हुआ है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है, ये भी हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान के इराक क्षेत्र में था, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। जैसे हम भारत में देखते हैं कि मंदिरों के आसपास प्रसिद्ध शहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे आप आज भी देख सकते हैं, उज्जैन को आप देख सकते हैं या फिर आप वाराणसी को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो मुख्य तौर पर तीर्थ स्थल के तौर पर जाने जाते हैं और मंदिरों या फिर धार्मिक स्थलों के कारण उनकी पहचान है और उन्हीं स्थलों के चलते बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है। दूसरे विषय में हम इन नगरों को भी जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में विभिन्न कलाकृतियों के बारे में, जो लोगों की कलाएं हैं उन्हें भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि हम कक्षा 11वीं में और इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने वाले हैं। अब कालक्रम का अध्ययन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से हम कालक्रम को समझकर घटनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों या घटनाओं या फिर जो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें घटित हुई उनके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो यह बात ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है।
कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है। यहाँ पर इस किताब में ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुक्रम अनुसार प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर आप एक यानी कि ये जो भी ये डायनासोर जैसा जो आप दिख रहा है देखेंगे, वह आपको एक चित्र दिखाई देगा जो खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रम में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं चला कि उस काल में क्या घटित हुआ। यहाँ पर ये तिथि की बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर कुछ नहीं बताया है जानकारी, तो वहाँ पर हम ये मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1900 से 1800 के बीच में कोई घटना हमें घटित नहीं मिलती है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर कुछ घटित नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर की प्रमुख विशेषताएं अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ी है। अब कालक्रम हम यहाँ पर देखते हैं 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक को हम यहाँ पर देखेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि पिछली कक्षा में कक्षा 10वीं में भी हम इस तरह के कालक्रम को देख चुके हैं, जहाँ पर हमने यूरोप और जो मध्य एशिया है और दक्षिण एशिया है, चीन है, इन सभी में जो विभिन्न घटनाक्रम घटित हुए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, उनके कालक्रमों के आधार पर उनकी विभिन्न घटनाओं को समझने का प्रयास हमने किया। कक्षा 9वीं या 10वीं में हमने ऐसा किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। इस कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रौद्योगिक विकास जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें हमें यहाँ पर देखना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि कौन से कालक्रम में क्या हो रहा था। हम यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप को अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, ठीक है, ये हमें देखते हैं। तो अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व के हमें मिले हैं और अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिले हैं वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व के। वहीं हम 5 लाख से 1.5 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतलब 5 लाख वर्तमान से, आज 2026 चल रहा है, तो 2026 से 5 लाख से 1.5 लाख साल पहले प्रज्ञा यानी कि होमोसेपियंस, प्राज्ञ मानव जिसे कहते हैं, जो कि मानव जिसका वर्तमान रूप है यानी कि सबसे डेवलप मानव यही है जिसकी आज हम सभी संतानें हैं। होमोसेपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्ष पूर्व वर्तमान से हमें मिलते हैं। यूरोप में इस समय पर अग्नि के प्रयोग का साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व मिलता है। वहीं पर हमें 1.5 लाख से 50,000 के बीच में कोई बड़ी घटना नहीं मिलती है। 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व हमें होमोसेपियंस के जीवाश्म यूरोप में मिलते हैं 40,000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर जहाँ अफ्रीका में हमें 5 लाख से 1.5 लाख के बीच होमोसेपियंस के अवशेष मिल रहे हैं, वहीं हमें यूरोप में होमोसेपियंस के अवशेष 40,000 वर्ष पूर्व मिल रहे हैं, यानी कि बहुत बाद में मिल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो यूरोप कहता है कि भाई हम सबसे ज़्यादा सभ्य हैं और सभ्यता सबसे पहले हमारे पास आई, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि अफ्रीका में सबसे पहले बुद्धिमान मानव के अवशेष हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अफ्रीका का विकास पहले शुरू हुआ। 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में गुफा आवासों में चित्रकारी हमें 2700
27,500 वर्ष पूर्व मिलती है। गुफाओं यूरोप की बात करें तो इस समय गुफा आवास में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में ही हमें मिलती है। 8,000 से 7,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व हमें कोई घटना नहीं मिलती और 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व पालतू और पशुओं और कुत्तों को पालतू यहाँ पर बनाया गया और 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व यूरोप में गेहूं और जौ की खेती यूनान में हमें देखने को मिलती है। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व अफ्रीका में गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती और तांबे का प्रयोग यहाँ पर शुरू हुआ। साथ ही साथ इसी समय पर यूरोप में भी तांबे का प्रयोग क्रीट हमें देखने को मिलता है। 3,000 से 2,000 वर्ष पूर्व हल द्वारा कृषि प्रथम राजवंशों नगरों पिरामिडों कैलेंडर और चित्रात्मक लिपि और पेपाइस पर लेखन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि इस समय पर पूर्वी यूरोप में हमें घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वी यूरोप की अगर हम बात करें तो पूर्वी यूरोप यानी कि जो ग्रीस रोमानिया यूक्रेन बेलारूस वगैरह है, ये पूर्वी यूरोप में यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो 2000 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान अफ्रीका में कोई बड़ी घटना नहीं, लेकिन यूरोप में नगरों महलों कांसे का प्रयोग कुम्हार की चाक व्यापार का विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। 1900 से लेकर 1600 ईसा पूर्व पहले तक दोनों महाद्वीप में कोई बड़ी घटना नहीं मिलती, लेकिन 1700 से 1600 ईसा पूर्व के दौरान लिपि का विकास यहाँ पर हमें मिलता है यूरोप में, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जो लिपि का चित्र हमें मिला यूरोप में वो यहाँ पर दी हुई है। 1500 से 1400 ईसा पूर्व के दौरान अफ्रीका में कांच की बोतलों का प्रयोग मिलता है और इसके बाद में हमें कोई बड़ी घटना नहीं मिलती है 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व में हमें लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है और ये भी ध्यान रखना कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही भारत में भी लोहे के प्रमाण हमें अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं और इस समय पर कृषि में भी बहुत व्यापक परिवर्तन आ रहे होते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद मगध साम्राज्य जैसे बड़े नगरों की साम्राज्यों की शुरुआत भारत में भी हो रही होती है। यहाँ पर आगे देखें तो 900 से 800 ईसा पूर्व के दौरान अफ्रीका में पश्चिम एशिया के पोलिनेशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार हुआ। 800 से 700 ईसा पूर्व के दौरान अफ्रीका में लोहे का प्रयोग हुआ सूडान में। और यूरोप की बात करें तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान 776 ईसा पूर्व हमें मिलता है। इसका ये मतलब है कि भले ही होमो सेपियंस के अवशेष हमें अफ्रीका में पहले मिल रहे हों और यूरोप में हमें 40,000 वर्ष पहले मिल रहे हों, लेकिन यूरोप ने बहुत जल्दी यहाँ पर तरक्की कर ली। देखो यहाँ पर 700 से 600 वर्ष पूर्व की बात करें तो लोहे का प्रयोग मिस्र में मिलता है और 600 से 500 ईसा पूर्व की बात करें तो सिक्कों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। ये सिक्के आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सिक्के का चित्र यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर उल्लू का चित्र आप देख सकते हैं। तो 600 से 500 ईसा पूर्व के दौरान सिक्कों का प्रयोग यूनान में मिलता है। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व में होती है। 510 ईसा पूर्व आज से कितने वर्ष पहले की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप 510 ईसा पूर्व को 2000 में जोड़ दीजिए, क्योंकि आधार वर्ष एनसीईआरटी जो मानती है वो 2000 ही मानती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 510 ईसा पूर्व को 2000 में जोड़ दीजिए। तो 2510 साल पहले इस नगर की यहाँ पर इनकी यहाँ पर स्थापना हो रही थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 510 ईसा पूर्व इस समय पर भारत में हम देखते हैं कि जो मगध जैसे साम्राज्य है उनका विकास भी भारत में शुरू हो चुका था। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो एक छोटी सी बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको ईसा पूर्व और ईसवी में पता होगा अंतर।
क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ होती है और अगर आप 11वीं के लेवल में आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि 6वीं क्लास के पहले ही अध्याय में इस चीज़ को समझाया जाता है। जो ईसा मसीही हैं उनके जन्म से ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सन की शुरुआत हुई, जो कि आज 2026 चल रहा है, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई घटना अगर हमें पता लगती है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कब था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले वो था, उसने गद्दी पाई। तो हम देखते हैं कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो वह कितने पहले है, 321 साल पहले ईस्वी वाले सन की शुरुआत से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें पता लगाना हो कि करेक्ट जो कितने साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा होगा, तो आधार वर्ष हम 2000 को मानते हैं। 2000 हमने यहाँ किया और इसमें हमने प्लस कर दिया कितना, 321। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2321 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का अस्तित्व था और वो गद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो जो ईसा पूर्व वाले सन होते हैं उनको हम वर्तमान से जोड़ते हैं और जो ईस्वी वाले सन होते हैं हम उन्हें वर्तमान से घटाते हैं। जैसे जो अकबर था, अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब वो ईस्वी वाले सन में बैठा, तो अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2000 को, आधार वर्ष को, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर 1556 उसकी तिथि मिलती है, इसलिए हम सीधे तौर पर कितना 2025 को 2026 को घटा देंगे। जहाँ पर तिथियाँ लगभग में लिखी होती हैं वहाँ पर NCERT आधार वर्ष 2000 को मानती है। तो यहाँ पर देखिए कि आज से ठीक 500 साल पहले गद्दी पर बैठा था कौन, अकबर। तो इस तरह से सन को आपको समझना आना चाहिए ताकि आप अच्छे से इतिहास को समझ सकें। 500 से 400 ईसा पूर्व फारसियों का मिस्र पर आक्रमण अफ्रीका की घटना है। वहीं यूरोप की घटना है कि एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में हुई। और 400 से 300 ईसा पूर्व की बात करें तो मिस्र में सिकंदरिया यानी कि अलेक्जेंड्रिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व में हुई, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। अगर हम यूरोप की बात करें तो मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया के भागों को जीता। 336 से 323 ईसा पूर्व इसका जीवन काल था। मतलब ये उसने इस समय पर उसने अभियान चलाया। 326 में हम देखते हैं कि वह भारत में भी आक्रमण करता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर। हालांकि वह आगे सतलज नदी से आगे वह बढ़ता नहीं है। फिर उसके बाद हम कोई महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर नहीं देखते हैं। अब इसी कालक्रम को, इसी पैरामीटर पर हम एशिया और दक्षिण एशिया को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एशिया और दक्षिण एशिया को देखेंगे। फिर उसके बाद हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो प्रशांत महाद्वीप क्षेत्र है उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे से इनका नोट बनाइएगा और अच्छे से आप इन्हें ध्यान में रखना, क्योंकि पूरी 11वीं क्लास हम इन्हीं के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। अब हम एशिया और दक्षिण एशिया को समझते हैं। 6 लाख से 50,000 वर्तमान से पूर्व एशिया में अग्नि का प्रयोग 70,000 वर्ष पूर्व, 7 लाख वर्ष पूर्व चीन में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में रिवात में पाषाणकालीन स्थल हमें कहाँ मिलता है, 19 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से 19 लाख वर्ष पूर्व पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जो कि भारत का हिस्सा था। तो आप मान सकते हैं कि भारत में। वहीं पर हम जो 5 लाख से 1.5 लाख के बीच में कोई बड़ी घटना नहीं मिलती है। फिर 1.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म हमें पूर्व पश्चिम एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर हम 50,000 से 30,000 के बीच में कोई बड़ी घटना नहीं देखते हैं। 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व कुत्ते को पालतू बनाया गया
14,000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया में। वहीं हमें दक्षिण एशिया में भीमबेटका के गुफा चित्र मध्य प्रदेश में मिलते हैं। होमो सेपियंस के जीवाश्म 25,000 वर्ष पूर्व 25,500 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलते हैं वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया का मतलब यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप से होता है, इंडियन पेनिनसुला से होता है, जिसमें जो भारत और उनके जो पड़ोसी देश हैं वो आते हैं, जिनमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, तिब्बत वगैरह हो गया और श्रीलंका हो गया। अब इसके बाद में हम आगे देखें तो 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व भेड़ बकरियों को पालतू बनाया गया। कहाँ पर ये बनाया गया? एशिया में। गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया में हमें देखने को मिलती है। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व की बात करें तो एशिया में सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया में। वहीं पर दक्षिण एशिया में हमें प्रारंभिक कृषि वस्तुएं मिलती हैं। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व में हमें कुक्कुट पालन, ज्वार तथा अरबी की खेती हमें देखने को मिलती है पूर्वी एशिया में। 5,000 से 4,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व कपास की खेती दक्षिण एशिया और तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर इतने वर्ष पूर्व की यहाँ पर बात की, ईसा पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा 3,000 ईसा पूर्व, तो 3,000 ईसा पूर्व में हमें वर्तमान के 2,000 जोड़ने हैं तो वो सन वहाँ पर निकल कर आ जाएगा 5,000 साल पहले। तो यहाँ पर हम 5,000 से 4,000 ईसा पूर्व की बात करें तो कपास की खेती दक्षिण एशिया और तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व की बात करें तो कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व, लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ। कांसे का प्रयोग देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया में तांबे का प्रयोग इस काल में हुआ। 3,000 से 2,000 के दौरान हमें 3,000 से 2,000 के दौरान 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व है, ध्यान रखना। यानी कि आज के 2,000 जोड़ दें तो तकरीबन 5,000 से 3,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, कितने? आज से 5,000 से 4,000 साल पहले हमें एशिया में कृषि नगर मेसोपोटामिया, सिल्क का प्रयोग चीन में, घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया में, चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में। और दक्षिण एशिया की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगरों का विकास हुआ। लिपि का प्रयोग हुआ तकरीबन 2700 ईसा पूर्व में। 2700 ईसा पूर्व आज से कितने साल पहले? तो आज के 2,000 इसमें जोड़ देंगे तो 4700 साल पहले। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चित्रात्मक लिपि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली चित्र में। अब इसके बाद में 2000 से 1900 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें तो खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया में। फिर उसके बाद में 1600 से 1500 ईसा पूर्व नगरों का लेखन, राज्यों यानी कि चीन में सांग राजवंश का उदय हो जाता है और कांसे का प्रयोग हुआ चीन में। कांसे का एक बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1500 से 1400 ईसा पूर्व के दौरान लोहे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया में और ऋग्वेद की रचना हुई भारत में। इसके बाद में हम देखें 1200 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण एशिया में लोहे का प्रयोग, महापाषाण मेगालिथिक एज आता है। कहाँ पर? दक्कन और दक्षिण भारत में। हम देखते हैं जिस समय पर उत्तर भारत में ताम्र युग चल रहा होता है, कांस्य युग चल रहा होता है, उस समय पर दक्षिण भारत में पत्थरों की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है, पाषाण काल चल रहा होता है। अब इसके बाद 1100 से 1000 ईसा पूर्व के समय पर हम एशिया में एक कोहान वाले ऊँट को पालतू बनाया गया अरब क्षेत्र में। और फिर इसके बाद में हमें इस समय पर एशिया में कोई बड़े बदलाव, दक्षिण एशिया में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। उसके काफ़ी समय बाद 600 से 500 ईसा पूर्व यानी कि आज से तकरीबन 2600 से 2500 साल पहले
एशिया में सिक्कों का प्रयोग तुर्की में होता है। और फारसी साम्राज्य 576 ईसा पूर्व, जिसकी राजधानी पर्सिलोनिस थी। और चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस 551 ईसा पूर्व चीन में हुए, जिन्होंने कन्फ्यूशियस बाद चलाया, जहाँ पर इनके सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। हम भारत या फिर दक्षिण एशिया की बात करें तो अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना हुई। पहली बार सिक्कों का प्रयोग जैन और बौद्ध धर्म क्षेत्र का प्रसार हुआ। यहाँ पर हम दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय पर भारत के भीतर बहुत सारे क्षेत्र बसे हुए थे, जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का थोड़ा बहुत क्षेत्र। इस तरह से बहुत बड़ा था भारत उस समय पर, इसलिए हम यहाँ पर दक्षिण एशिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर भारत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 400 से 300 ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण एशिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में होती है। अब 321 ईसा पूर्व को अगर आप आज से देखना चाहो कितने साल पहले, तो आप देखो 2000 जोड़ना होगा आपको इसमें। और यहाँ पर अगर हमारे पास में सीधा सीधा पूरा सन है, 321 ईसा पूर्व पूरा दिया हुआ है, तो 2026 हमारे पास है ही। 2026 में हमें 321 जोड़ना है। 1705 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। 300 से 200 ईसा पूर्व चीन में एक साम्राज्य की स्थापना। 221 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ होता है। और फिर इसके बाद भी हम बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। अब हम यहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप को देखते हैं। यहाँ पर अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आएगा। अब यहाँ देखो 6 लाख से 5 लाख साल पहले कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। और 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत हमें 45,000 वर्ष पूर्व कहाँ से मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय रीजन से मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप पढ़ाई करें तो आपके कमरे में या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ें वहाँ पर कुछ मैप होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप इतिहास को गहराई से पढ़ रहे हैं और किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एक जो इंडिया का, हमारे देश का मैप होना चाहिए, और एक हमारे राज्य का मैप होना चाहिए। इससे क्या है कि जब भी आप इतिहास में कोई चीज़ पढ़ेंगे और आप उसे मैप में देखोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में आएगी। वरना आप जगहों के नाम तो पढ़ लोगे लेकिन आपको पता ही नहीं होगा। आपको पता नहीं होगा कि भाई हर्षवर्धन ने लंबे समय तक कन्नौज को राजधानी बनाकर काम किया और फिर बहुत लंबे समय तक राजपूत वंश कन्नौज को लेकर लड़ते रहे। अब आपने पढ़ा है लेकिन कभी देखा नहीं कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास है। तो जब आप मैप का इस्तेमाल करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से ध्यान में रहेंगी। तो अब 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व की बात करें वर्तमान से, तो होमोसेपियंस के जीवाश्म हमें 12,000 वर्ष पूर्व अमेरिका में भी मिलते हैं। वहीं पर हम ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप की बात करें तो चित्रकला के प्रमाण हमें 20,000 वर्तमान से पूर्व मिलते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका की बात सिर्फ यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका की नहीं हो रही है। यहाँ पर पूरे अमेरिका महाद्वीप की यहाँ पर बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब यहाँ देखिए 7,000 से 6,000 वर्ष पूर्व कुम्हड़ा की खेती हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुम्हड़ा की खेती हमें देखने को मिलती है। वहीं पर हम बात करें कि 5,000 से 4,000 वर्ष पूर्व सेम की खेती हमें देखने को मिलती है अमेरिका में। 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व कपास और लौकी की खेती हमें अमेरिका में मिलती है। 3,000 से 2,000 वर्ष पूर्व गिनी पिग टर्की को पालतू बनाते हैं और मक्के की खेती करते हैं। 2000 से 1900 के बीच में हमें आलू और मिर्च की फ़ोटो यहाँ पर है। केसावा मूंगफली की खेती और लांबा को ये पालतू बनाते हैं जिसका चित्र यहाँ पर है। और एल्पेका को भी ये पालतू बनाते हैं। ये कहाँ की घटना है? ये अमेरिका की घटना है।
अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 8000 वर्ष पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक हमें कोई बड़ी घटना प्रशांत रीजन में, जो इन पैसिफिक ओशियन रीजन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ पर हमें कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में 1200 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियाँ, प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र की बात करें तो पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियों का विकास होता है। कहाँ पर? पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में यहाँ पर बस्तियों का विकास होता है। जब आप मैप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जब आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोनेशिया। ठीक है, माइक्रोनेशिया जो कि मार्शल द्वीप के पास में है। पोलिनेशिया भी, मेलोनेशिया भी सब आसपास में बसे हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं और यहीं पर हमें देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे साइड में आपको न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा, तस्मानिया देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है मैप के ज़रिए पढ़ाई करने में। तो यहाँ पर मैं पढ़ते भी जा रहा हूँ, मैप भी देखते जा रहा हूँ, तो इससे वो चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में बहुत जल्दी से बैठ रही हैं। अब 1000 से 900 ईसा पूर्व की बात करें तो चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। ये ध्यान आप रखना कि बहुत सारी जगहों पर जो भाषा का पहला विकास हुआ वो शब्दों के बजाय चित्रों के जरिए हुआ। चाहे आप भारत की बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आप मिस्र की कीलाकाश लिपि की बात कर लें, मेसोपोटामिया वाली, या फिर आप यहाँ अमेरिका की बात कर ले जहाँ पर चित्रात्मक लिपि है। तो यहाँ पर शब्द से पहले हाव भाव आते हैं और मेहराबिया का जो त्रिवी नियम है वहाँ पर बताया भी जाता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है वो आपका हाव भाव, जो आप देखते हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद में कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना अभी तक यहाँ पर समझ में नहीं आई है। उसके बाद में इस अध्याय को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस अध्याय को समय की शुरुआत से। इस अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे, इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त होते गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे और लगभग 8000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आसपास में बातचीत करना सीख लिया था। तो यहाँ पर जहाँ पर पृथ्वी के विकास की शुरुआत तकरीबन 5 करोड़ वर्ष पूर्व से मानी जाती है, वहाँ पर मानव के अस्तित्व की शुरुआत सिर्फ 1,60,000 साल पहले से ही हो रही है। तो अभी जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, वो अभी बनने के क्रम में है। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है। तो दुनिया को भले ही लोग खत्म कर दें, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी, लोग खत्म हो जाएंगे। नई प्रजातियां आएंगी, नए लोग आएंगे। हो सकता है कि जैसे आज हम इंसान राज कर रहे हैं दुनिया में, हो सकता है कि कोई जानवर इतनी पावरफुल अपनी कम्युनिटी को बना ले कि वो हम पर राज करने लगे। तो ये कहना कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि दुनिया में अभी जो वर्तमान मानव है उसके विकास की शुरुआत तो सिर्फ 1,60,000 साल पहले से ही हुई और तकरीबन 8000 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 10,000 साल पहले तक उसने अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा जटिलताओं में जकड़ा पाया और धीरे धीरे उसने बस्तियों का विकास किया, संबंध बनाने प्रारंभ किए, समाज बनाने प्रारंभ किए। तो जो मानव समाज का निर्माण हुआ वो सिर्फ 10,000 साल पहले ही हुआ। ये कोई लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं है।
अगर आप एक इंसान की उम्र के हिसाब से देखो तो बहुत लंबी ये प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 120 साल ही जी सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जी सकता। लेकिन जब आप एक इतिहास की प्रक्रिया के हिसाब से इस घटना को देखोगे तो आप पाओगे कि अभी कोई लंबा समय नहीं हुआ है मानव संस्कृति को बने हुए। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक हंटर जिन्हें हम कहते हैं मौजूद है, जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यहाँ सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं, जब आप कहीं पर जाएंगे, जैसे आप जबलपुर अगर आपका कहीं जाना हो तो वहाँ पर एक जीवाश्म उद्यान है जहाँ पर आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाश्म उद्यान हैं, जैसे कि भोपाल में भी ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं। तो इनसे क्या पता लगता है, ये अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है यह शब्द, जो पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। आप अगर कभी म्यूज़ियम गए हों, जैसे मैं गया था भोपाल में जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, वहाँ पर मैं गया था तो मैंने देखा था कि जो लकड़ियाँ हैं, जो मोटे मोटे पेड़ हैं, वो इतने साल पुराने हैं कि वो मोटे मोटे पेड़ अब पत्थर की शक्ल ले चुके हैं। मतलब कि जो उसके अवशेष है वो पत्थर में बदल चुके हैं। तो उनका अध्ययन करके जो पुरातत्ववेदता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि भाई ये चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप आसपास देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो उसको रिलेटेबल बनाओ। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो अपने आसपास समाज को जानने का प्रयास करो कि भाई कैसे समाज का सिस्टम चलता है, कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप लोगों की साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हो। जब आप लॉ पढ़ते हो तो आप देखते हो कि भाई रूल तोड़ने पर क्या होगा, या फिर इस तरह से किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके साथ क्या क्या होगा, किन प्रक्रियाओं से वो गुजरेगा। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आप समझने का प्रयास करो कि इतिहास की घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। इतिहास हमारे आसपास ही हैं, इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास किया करो, तो उससे आपको इतिहास पढ़ना बहुत आसान लगेगा। यहाँ पर इसके बाद में हम प्रजाति या स्पीसीज की बात करें, इन्हें क्या कहते हैं, तो जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति के विशेष सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसे मानव एक प्रजाति है और जानवर की अलग प्रजाति है। जैसे कुत्ता एक अलग प्रजाति हुआ। अब आप ये कहो कि कुत्ता और इंसान का एक बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, जिसको कुकुरमुत्ता है, जो भी आप कहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ठीक ऐसे ही बकरी और कुत्ते का बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की प्रजातियां अलग अलग है। लेकिन जो प्रजाति के अंदर ही जो वैरायटीज़ होती है, उन्हीं से नई नस्लों का विकास होता है। लेकिन प्रजाति के भीतर ही एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के साथ मिलकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थरों के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसे खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजारों या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों, उन स्पीसीज के जीवाश्म से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि
का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल में परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्म की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई से मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियां जैसे अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती हैं। उन्हें लग रहा था कि भाई वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये चीज़ें इतनी पुरानी हो सकती है। लेकिन जब तकनीकों का विकास हुआ, जैसे बिलफ्रॉड लीवी नाम के एक वैज्ञानिक ने 1904 के आसपास में जब कार्बन 14 C14 पद्धति का विकास किया जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता था कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, एक अनुमान लगाया जा सकता था, इसने एक क्रांति लाकर खड़ी कर दी। इसलिए लीवी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। C14 विधि आखिर क्या थी? तो इसमें होता यह था कि कोई भी चीज़ जो सजीव है, जैसे मैं अगर मर गया, मुझे दफनाया गया, तो मेरी जो हड्डियां हैं वो कार्बन छोड़ती जाएंगी। जब तक हड्डियां रहेंगी वो कार्बन छोड़ते जाएंगी। तो जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट या फिर कोई पुरातत्व वेत्ता मेरी हड्डियों की जांच करेगा तो ये पता लगा पाएगा कि ये कितने समय से कार्बन छोड़ रही हैं। इसलिए कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो बहुत आसानी से पता लग जाता है कि भाई ये कितने दिन पहले मरा, क्या खा के मरा है, ये सब पता लग जाता है। तो इस तरह से न केवल इंसान बल्कि जो पेड़ पौधे हैं, जो अलग अलग जानवर हैं, वे भी कार्बन छोड़ते हैं। उससे पता लग जाता है कि वो कितने पुराने हैं और इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं था। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। इसलिए हम ये मानते थे कि वह सब साथ में बने हैं, कोई चीज़ पुरानी कैसे हो सकती है। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण हम देखते हैं। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेलफोर्ट नगर के पास नियंडर घाटी, जिसका चित्र हम आगे देखेंगे, जब मजदूर जर्मनी के इस क्षेत्र में चूना पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे वॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शॉपहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। बहुत महत्वपूर्ण किताब। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। जैसे हम भारत में जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उन्हें हम इस थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। जैसे सबसे पहले मत्स्य अवतार होता है, फिर उसके बाद में कैसे कुर्म अवतार होता है, फिर 12 अवतार होता है, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार। किस तरह से मानव के बढ़ते क्रम को, अच्छे से डेवलप क्रम को यहाँ पर बताया गया है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये चित्र आप देख सकते हैं जो उस समय पर इन्होंने खोजा था और इसके आधार पर उन्होंने बताया था। ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविदों के बाईं ओर वर्गाकार चौखट दिखाया गया है। वहाँ एक ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है।
दाहिनी ओर त्रिभुजाकार उपकरण है, वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाने के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद ऊपर चित्र में दिखाए एक जीवाश्म के टुकड़े को उसके चारों ओर से घिरे पत्थर यानी चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है, यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं। और जो पुरातत्वविदों का जो काम होता है वो बहुत ही धैर्य के साथ किया जाने वाला काम होता है। कभी आप आर्कियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं, आप कभी देखोगे कि राखी गढ़ी की कैसे खुदाई हुई और जो कालीबंगा है उसकी खुदाई कैसे हुई। जब आप वहाँ पर के ब्लॉग या वीडियो यूट्यूब पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि इतनी बारीकी से जो बहुत ही हल्के हल्के ब्रश जो हम चेहरे में मेकअप करने के लिए यूज़ करते हैं उनसे इतनी बारीकी से साफ़ किया जाता है कि एक एक कण को साफ़ किया जाता है। यह बहुत ही सब्र का काम होता है और कई सालों तक इतिहासकार खोजबीन करते रहते हैं। उसका परिणाम निकलता है कि भाई उन्होंने कुछ नया इतिहास के परिवर्तन को समझ लिया है और ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद में हम उस खोपड़ी की बात करेंगे जो जर्मनी में मिली थी, नियंडरथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार यानी कि ये कितनी प्राचीन है इस बात को मानने से इनकार कर दिया। यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है। उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी खोपड़ी अगर ये है तो हो सकता है कि वो कोई विकलांग व्यक्ति रहा होगा या कोई मूर्ख व्यक्ति रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक यह दावा कर रहे थे कि भाई ये खोपड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है। उस समय तो इस बात को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन जब पुरातत्व का विकास हुआ, नई तकनीकें आईं, तब पता लगा कि यह कितनी पुरानी है। इसके बाद में मानव के क्रमिक विकास की कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे और कैसे इनका विकास हुआ, ये समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 खोपड़ियाँ हमारे सामने दी गई हैं और इससे पता चलता है कि किस तरह से मानव का विकास हुआ होगा। यहाँ पर कहा जाता है कि जो मानव का विकास है वो चिंपैंजी बंदर से हुआ। तो यहाँ पर जो का खोपड़ी है पहले नंबर की है, वो काफ़ी हद तक चिंपैंजी बंदर की खोपड़ी की तरह लगती है। फिर खोपड़ी का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया और जो दांत है वो थोड़े छोटे होते गए और फिर हम आखिर में देखते हैं कि जो आज हमारी जो खोपड़ी का आकार है वो काफ़ी हद तक चौथे नंबर की खोपड़ी से मिलता है। एक खोपड़ी जो है पहले नंबर की वो बानर की है। फिर बानर यानी कि जो जिसको हम एपे कहते हैं, ठीक है, उसकी तरह की है, आदि मानव गोरिल्ला टाइप में। और जो खा खोपड़ी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है और जो गा खोपड़ी है वो होमो इरेक्टस की है। और फिर उसके बाद में जो घा खोपड़ी सबसे नीचे की है वह होमो सेपियंस की है, जो चिंतनशील मानव का है और इसी होमो सेपियंस से हम निकले हुए हैं। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं यानी कि होमो सेपियंस के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी जाति क्या है तो आप कह सकते हैं कि आप होमो सेपियंस प्रजाति से आते हैं। तो यहाँ पर इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची आप यहाँ पर बना सकते हैं और आप भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हमें पढ़कर नहीं निकलना है, हमें सवाल भी खड़े करने हैं अपने मन में। जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर मकसद सिर्फ एग्ज़ाम को निकालना नहीं बल्कि चीज़ों को समझना भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो उस समझने में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, एक तो आपकी क्यूरियोसिटी जो होती है वो दूर होती है और आप इतना पढ़ लेते हो मज़े मज़े में कि आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल लेते हो। तो बहुत सारे जो टॉपर होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई हमको कभी लगा ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को जी रहे होते हैं। इसीलिए ये भी आपके लिए एडवाइस है कि भाई जब आप पढ़ो तो चीज़ों को महसूस करो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, अपने आसपास देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यहाँ पर चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में जो अंतर हम पाएंगे उसका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुरक्ति प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए हम कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें।
मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम अपनी पुस्तक के पहले पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए हमें 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे हम होमोनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में बानर यानी कि एप्पे शामिल थे और ये एप्पे जो होते हैं, आप जब आप गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको गोरिल्ला जैसे ही चित्र यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखा करो कि भाई होमोनिड मानव जो था वो कैसा दिखता था, एप्पे कैसा दिखता था, नियंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कैसे दिखते थे। इनके आप गूगल में जाकर चीज़ें सर्च किया करो तो आपको समझ में आएगा। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो आप और भी आसान तरीके से अपने आप को चीज़ें समझा सकते हो। फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। अब प्राइमेट जो हमने यहाँ पर देखा उसका मतलब क्या होता है, स्तनपायी प्राणी क्या होते हैं। तो स्तनपायी प्राणियों के एक से अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है प्राइमेट। इस प्राइमेट उपसमूह में बानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। तो हम जो हैं, इंसान जो हैं, वो बंदरों की तरह ही हो सकते रहता है क्योंकि वो बंदरों की ही प्रजाति है। अब यहाँ पर देखिए कि होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए, उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे यानी चारों पैर के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। जैसे आज आप गोरिल्ला को देखोगे, आप गोरिल्ला के वीडियो निकाल कर देखना है तो जो गोरिल्ला के पीछे के पैर होते हैं उनमें ज़्यादा बल होता है। जो ऊपर के उनके जो दो हाथ होते हैं ना, वो काफ़ी ढीले होते हैं और वो उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आप समझोगे कि जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला में से ही कुछ लोग जो आगे अपडेट हो गए वो इंसान बन गए और जो नहीं हो पाए वो गोरिल्ला ही रह गए। तो यहाँ पर दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में ही हुआ। जैसे हम पहले पढ़ भी चुके जब हमने टाइमलाइन देखी थी। पहला तो यह कि अफ्रीका बानरों यानी एपे का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश जो जीनस के हैं, वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने हमें नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मानव का हाथ है उसका क्रमिक विकास हुआ। हमारे हाथ और पैरों में हम आज भी बाल देखते हैं, और जबकि जो बंदर है या गोरिल्ला वगैरह है उनके हाथ पैरों में आज भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो धीरे धीरे हमारे शरीर के बाल भी कम होते गए। और आप यहाँ पर चित्र का में देख सकते हो कि जो कितने ज़्यादा शरीर में बाल होते थे। फिर चित्र खा में आप देखोगे कि हाथ में थोड़े कम बाल हुए, और चित्र गा में आप देखोगे कि आज के जो हमारे हाथ है थोड़े छोटे से और मुलायम से हाथ हमें आज के समय पर देखने को मिलते हैं। अब जो पहला चित्र आप देख रहे हैं वो चिंपैंजी की जो मुट्ठी होती है उस तरह का आपको दिख रहा है। दूसरा का जो चित्र है वो होमोनिड के दुरस्थ और सूक्ष्म पकड़ को आप देख रहे हैं। और तीसरी जो आकृति है उसमें आप आज के जो हमारे और आपके हाथ हैं उसकी मुट्ठी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से हमें यहाँ पर करनी है। उन कामों को भी यहाँ पर हमें समझना है कि पकड़ का इस्तेमाल भाई आप किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझना है ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ।
देखिए, मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मैं सीधे तौर पर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा बोरिंग ज़रूर ही हो सकता है। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा-थोड़ा गैप लेते जाइए, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि समझना ज़रूरी है, यहाँ पर टाइम को गुज़ारना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि भाई 2 घंटे की क्लास थी, मैंने देख ली। लेकिन जब खुद दिमाग पर ज़ोर डालते हैं कि 2 घंटे में मैंने सीखा क्या, तो जीरो बटे सन्नाटा वहाँ पर जवाब आता है। तो भाई थोड़ा रुक रुक के देख लो, लेकिन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखो। थोड़े बहुत नोट्स बनाओ। नोट्स इसलिए भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपका फोकस और ज़्यादा बढ़ता है। आप कुछ भी लिखो, थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट आपको मिले लिखो, लेकिन आप थोड़ा लिखते जाओ ताकि आपका ध्यान यहाँ पर लग सके। होमोनिड या होमोनियड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल है। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल पर सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिसमें वह औजार बना सकता था और उसका इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आज हम देखते हैं कि भाई आप किस वंश से हो, तो यहाँ पर उसके लिए जीनस का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कि होमोनिड में कई शाखाओं को विभाजित किया गया। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक ज़्यादा महत्व। इन इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस या होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन भाषा में हमें देखने को मिलते हैं और यूनानी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये थोड़े से हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इन्हें 2-4 बार पढ़ें तो आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाएंगे। पहले हम देखते हैं होमोनिड क्या होता है। तो होमोनाइड जो होते हैं वो बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे। क्या? होमोनाइड। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और उनकी पूंछ नहीं होती थी। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती थी। अब यहाँ पर देखिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जो लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी यानी ऐप बानर की अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत का बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होने सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। यह जो चित्र है भले ही थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुफा जैसा कुछ समझ में आ रहा है। अब ये जो वैली है या जो घाटी है, यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवई गोज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, जैसे कि हम भारत में भीमबेटका में देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि जैसे आगे जो हम अलग अलग शरीरों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवई गोज की खोज 17 जुलाई 1959। अब ये किसकी खोज की बात कर रहे हैं भाई? ये ओल्डुवई, यही इसी गोज की खोज की बात कर रहे हैं, इसी घाटी की जहाँ पर हमें आदिकालीन मानव के अवशेष मिल रहे हैं। ओल्डुवई गोज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मेरी और लुई लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था।
मेरी लिकी ने ही ओल्डुबई और तोतुली में पुरातात्विक खुदाई की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उनका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मैरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ मिलकर खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैं लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी, यानी कार। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मैरी को किसी जहरीले बच्चों ने काट लिया। वह सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे अथवा किसी सांप ने डस लिया जो कुत्ते की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैंने कहा मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया। उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे हैं। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। यहाँ पर जो लिविकी है उन्होंने अपनी किताब में यहाँ बात कही जो उन्होंने लिखी, और यह सिर उन्हें मिला हुआ था जो कि काफ़ी पुराना था। अब कालांतर में जब औजार और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेष को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की संरचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशिष्टताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई हैं। अब यहाँ पर सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। किसी बॉक्स की विशेष और इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से वह विशेषता विकसित हुई। जैसे औजार के बनने से क्या हुआ? औजार के बनने से मस्तिष्क। औजार का बनना क्या बताता है? तो औजार का बनाना बताता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता में वृद्धि हो गई थी। साथ ही आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना भी औजार के विकास को बताता है। साथ ही औजार का विकास यह भी बताता है कि अब मनुष्य सीधे होकर खड़ा चलने लगा था और वह अब शिकार कर सकता था। तो यहाँ पर ये एरो जिस ओर जा रहे हैं वे बता रहे हैं कि उसके होने से वह विशेषता आई। जैसे मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि होने से मनुष्य ने औजार बना लिया, साथ ही साथ वह शिकारी बन गया। अब यहाँ पर इस तरह से इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए दो पैर पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोनी तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्म जिन्हें हम देखें तो जिनमें हादार और इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए
और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लातीनी लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्म को होमो हैबिलस औजार बनाने वाला, होमो इरेक्टस यानी कि सीधे खड़े होकर पैरों के बल पर चलने वाला, हम देखते हैं कि जो हथनौरा, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनौरा एक साइट है, वहाँ पर हमें 5 लाख साल पुराने होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिलती है। इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति की खोपड़ी जो दोनों पैरों पर चलता था, यानी कि भारत में 5 लाख वर्ष पहले मनुष्य अपने दोनों पैरों पर चलने लगा था। और होमो सेपियंस प्राज्ञ यानी कि चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया में होमो और तंजानिया में ओल्डुबई गोज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कुबीफोरा और पश्चिम तुर्काना, केन्या, मोड जोकार्ता और संगीरन। जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी कि बाद के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए हों। ये प्रजातियां लगभग 10 वर्ष पहले तक जीवित रहीं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका का चित्र और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यह हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप अफ्रीका देख सकते हैं, दरे सुल्तान, सूडान, ये चित्र आप यहाँ पर अफ्रीका का देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहाँ उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडरथल घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरलैंथिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गिस और होमो निएंडरलैंथिस के हैं। दोनों ही होमो सेपियंस आर्य प्राप्त मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष पूर्व के 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते थे और दांत छोटे होते थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़े तथा दांतों में हुए परिवर्तन संभवतः उनके खान-पान में हुई भिन्नता से संबंधित थे। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि विश्व में मानव प्रजातियों का निवास किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। 5 से 10 लाख वर्ष पूर्व हमें अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेशों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और प्रारंभिक होमो इरेक्टस मानव के अवशेष मिलते हैं। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका और एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव और होमो सेपियंस आधुनिक मानव के अवशेष मिलते हैं। 45,000 वर्ष पूर्व हमें ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव के अवशेष मिलते हैं और 40,000 वर्ष से अब तक उत्तरी अक्षांश व यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में हमें बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव के अवशेष मिलते हैं।
साथ ही साथ हमें बाद में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षावन के क्षेत्र में भी ये हमें मिलते हैं। इसके बाद में हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी को समझेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी दबाव में इस वीडियो को देखें, इसलिए पूरे ठंडे दिमाग से जब भी आपको आगे समय मिले इसके अगले भाग को देखिए और समझिए मानव के क्रमिक विकास की अगली कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।